कितनी मोहब्बत है भाग 63। तेज बारिश में भीगते हुए वो दो जिस्म एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। अक्षत और मीरा एक दूसरे को गले लगाए हुए वहीं खड़े रहे। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अक्षत को एहसास हुआ कि दोनों काफी देर से ऐसे ही खड़े हैं, तो उसने धीरे से कहा, मीरा। मीरा ने आंखें मूंदे हुए कहा, ठंड लग रही है। अक्षत ने एकदम से कहा तो मीरा अक्षत से दूर हटी और मुस्कुरा दी। अक्षत भी मुस्कुराने लगा तो मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आई। मीरा ने नौकर से टॉवल लाने को कहा। अक्षत पूरी तरह से भीग चुका था। मीरा ने टॉवल लिया और खुद ही अक्षत का सर पोंछते हुए कहने लगी, पागल है, इतनी बारिश में ऐसे ही चले आए, सर्दी लग जाएगी। तुमसे मिलने की खुशी में कुछ याद ही नहीं रहा। अक्षत ने प्यार से मीरा को देखते हुए कहा। मीरा ने अक्षत के बाल पोंछे और टॉवल वापस नौकर को पकड़ा दिया। उसने नौकर से अक्षत के लिए कपड़ों का इंतजाम करने को कहा। कुछ देर बाद अक्षत नौकर के साथ चला गया और मीरा भी कपड़े बदलकर हॉल में आ गई। कुछ देर बाद अक्षत भी आया, लेकिन भीगने की वजह से उसे ठंड लग रही थी। मीरा ने उसे शॉल ओढ़ाया और कहा, आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। अक्षत सोफे पर आ बैठा। मीरा उसके लिए चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद वो चाय लेकर आई और अक्षत को दी। अक्षत ने जैसे ही एक घूंट चाय पिया, वो मुस्कुरा उठा। उसे मुस्कुराते देखकर मीरा ने पूछा, क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी? बहुत अच्छी है, अक्षत ने कहा। फिर? मीरा ने कहा। अक्षत ने प्यार से मीरा की ओर देखते हुए कहा, तुम आज भी चाय में चीनी डालना भूल गई हो। माफ करना, लाइए हम अभी दूसरी ले आते हैं, मीरा ने कहा। नहीं, फीकी चाय पीने की आदत हो चुकी है अब। इनफैक्ट दिल्ली में मैं हमेशा फीकी चाय ही पीता था, अक्षत ने कहा। अक्षत जी, मीरा ने कहा। हाँ मीरा, कुछ कहना चाहती हो? अक्षत ने चाय पीते हुए कहा। अब हमें छोड़कर मत जाना। ये 3 साल अकेले बहुत मुश्किल से गुजारे हैं हमने। ऐसा कोई पल नहीं था जब हमने आपकी कमी महसूस ना की हो। कहते कहते मीरा भावुक हो गई। अक्षत ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। मीरा उसकी बगल में आ बैठी तो अक्षत ने उसके सर को चूमते हुए कहा, ये 3 साल मेरे लिए भी वैसे ही थे जैसे रेगिस्तान में भटकता कोई प्यासा। ऐसा कोई मंदिर, कोई दरगाह नहीं बची थी जहां मैंने तुम्हारा साथ ना मांगा हो। तुम कहती थी प्रार्थना करने से सब मिल जाता है। तुम सही कहती थी, सच्चे दिल से कुछ मांगो तो जरूर मिलता है। हमें यकीन था आप जरूर कामयाब होंगे। मीरा ने कहते हुए अपना सर अक्षत के कंधे पर रख दिया। अक्षत ने शॉल से दोनों को ढका और मीरा का हाथ थामकर उसे 3 सालों में जो जो हुआ बताने लगा और मीरा खामोशी से सुनती रही। उसे सिर्फ अक्षत की आवाज को सुनना था, वो आवाज जो मीरा अक्षत के ना होने पर भी अक्सर महसूस किया करती थी। अमर के बदले व्यवहार पर राधा को थोड़ी हैरानी भी हुई। जब अमर सबसे अलग बालकनी में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था, तब राधा चाय देने के बहाने उसकी ओर आई। उसने अमर को चाय दी और वहीं खड़े हो गई। अमर ने फोन रखा और चाय पीने लगा। राधा को वहां खड़ा देखकर उसने कहा, तुम शायद कुछ कहना चाहती हो। अमर, ये जो हो रहा है, क्या सच में तुम में बदलाव आया है या फिर से अक्षत को कोई दर्द देना चाहते हो तुम? राधा ने कहा। नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले ही उन बच्चों को अलग करके बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। अब मैं उनकी खुशियाँ नहीं छीनना चाहता, अमर ने कहा। तो राधा को कुछ तसल्ली मिली, लेकिन वो निश्चिंत होना चाहती थी, इसीलिए उसने कहा, लेकिन अचानक से तुम में ये बदलाव? अमर मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे इस बदलाव की वजह अक्षत है। उस लड़के ने जो कहा वो अपनी मेहनत और लगन से करके दिखाया। बनारस में जब मैंने उसे देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी खुशी उसके सामने जाहिर नहीं की। मैं देखना चाहता था जीतने के लिए वो क्या कर सकता है, लेकिन उसने सच का साथ दिया और उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी।
उसने हमेशा मुझे सर कहकर बात की। जब वो केस हार गया तब भी उसने कहा कि वो और मेहनत करेगा और मीरा को लेने आएगा। बड़े बड़े लोग जहाँ मेरे सामने नजरें झुकाकर बात करते हैं, वहाँ तुम्हारा बेटा मेरी आंखों में देखकर बात करता है। वो बहुत स्वाभिमानी है राधा। अपनी मंजिल पाने के लिए उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। मीरा के लिए उसका प्यार सच्चा था, और सच्चा प्यार करने वालों को तो भगवान भी दूर नहीं कर सकता। तो मैं तो एक इंसान हूँ। तुमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं राधा। अमर की बातों में राधा को सच्चाई नजर आ रही थी। उसने कहा, मुझे माफ कर देना अमर, अनजाने में मैंने भी तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है। आज अगर मेरी दोस्त जिंदा होती तो तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत खुश होती। वो एक बुरा वक्त था राधा, जो अब गुजर चुका है। अतीत में जो हुआ उसे भुलाकर हम अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अमर ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अमर। मैं वादा करती हूँ मीरा इस घर में हमेशा खुश रहेगी। उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। राधा ने अमर के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, जानता हूँ, इसीलिए मीरा को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ दुल्हन बनाकर। अमर ने कहा। बीते वक्त के गिले शिकवे भुलाकर अमर और राधा वहीं खड़े बातें करते रहे। बारिश रुकने के बाद अमर ने कहा, बारिश रुक गई है, अब मुझे चलना चाहिए। शादी की तैयारियां भी करनी है। हाँ चलिए। कहते हुए राधा अमर के साथ हॉल में चली आई। विजय और अमर एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सबसे मिलकर अमर वहां से निकल गया। बारिश रुकने के बाद अक्षत भी वहां से घर के लिए निकल गया। अमर जैसे ही घर पहुंचा, उसने मीरा से कहा, अक्षत से आपका रिश्ता तय करके आए हैं। आज शाम पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा लेंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए बता दीजिएगा। मीरा ने अमर के मुंह से ये सब सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अमर वहां से जाने लगा तो मीरा ने कहा, पापा। मीरा के मुंह से पहली बार अपने लिए पापा सुनकर अमर के कदम वहीं रुक गए। उनकी आंखों में नमी उतर आई। मीरा के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए वो ना जाने कब से तड़प रहे थे, और आज जब सुना तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया और मीरा की ओर पलटकर कहा, हाँ मीरा। मीरा ने उनकी आंखों में देखा और फिर दौड़कर उनके गले लग गई। एक सुखद एहसास अमर को उस वक्त हो रहा था। उन्होंने कांपते हाथ से मीरा का सर सहलाते हुए कहा, क्या बात है मीरा, हमें आपसे अब और कुछ नहीं चाहिए। अक्षत जी ही हमारी सारी दुनिया थे और वो आप हमें दे रहे हैं। इससे ज्यादा कीमती हमारे लिए क्या हो सकता है। हम आपको समझ नहीं पाए, हमेशा आपसे दूर रहे, आपको अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझा, आपको ठेस पहुंचाई। हमें माफ कर दीजिए पापा। इन 3 सालों में हमने आपके साथ रहकर देखा है आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आपने हमारी हर जरूरत पूरी की, हमारा साथ दिया। आप बहुत अच्छे हैं पापा, बहुत अच्छे इंसान हैं। मीरा ने रोते हुए कहा। अमर मुस्कुराने लगे। आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा था। जिन्होंने उन्हें गलत समझा वो सभी आज उन्हें अपना मान रहे थे। अमर ने आंखों में आए आंसू पोंछे और कहने लगे, हम भले अच्छे पिता ना बन पाए, पर आप एक बहुत अच्छी बेटी हैं। आपने अपना हर फर्ज निभाया। आपने अपने पिता के फैसले का सम्मान भी रखा और अपने प्यार को भी निभाया। आप बहुत मजबूत और समझदार बेटी हैं मीरा, और अब इस समझदार बेटी की जिम्मेदारी हम किसी और के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, मीरा ने उनके गले लगते हुए कहा। बेटियों को तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, और आप किसी अनजान घर में थोड़ी ना जा रही हैं, बल्कि अपने ही घर में जा रही हैं। अमर ने बड़े प्यार से कहा। अमर को अपनी बेटी मिल चुकी थी और मीरा को उसके पापा। अमर और विजय ने मिलकर शादी की तारीख निकलवाई, जो कि 4 दिन बाद की थी। शादी में बहुत कम वक्त था, इसीलिए अमर ने विजय से कहा कि सभी बंदोबस्त वो करवा देंगे। अमर ने अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता भिजवा दिया। सौंदर्य बुआ तो उसी शाम आ गई। वो मीरा के लिए बहुत खुश थी।
बाकी घर वाले भी आ चुके थे और घर के सभी लोग मीरा की मान मनुहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अक्षत के घर में भी तैयारियां चल रही थी। जीजू और तनु, जो कि अक्षत के साथ घर वालों से मिलने आए थे, उन्हें भी राधा ने अक्षत की शादी के लिए वहीं रोक लिया। राधा चाहती थी अक्षत और मीरा की शादी के सभी शगुन एक ही घर में साथ साथ हों, लेकिन अमर ने मना कर दिया क्योंकि उनके रस्मों रिवाज अलग थे। यहाँ तक कि शादी से पहले अक्षत और मीरा को एक दूसरे से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। अक्षत ने अमर की बात मान ली। सबने देखा अक्षत ने इतनी आसानी से ये बात मान ली, जबकि मीरा को देखे बिना तो उसे चैन ही नहीं आता था। पर ये कोई नहीं जानता था कि वक्त के साथ अक्षत में परिपक्वता आ चुकी थी, लेकिन जीजू इस बात को महसूस कर रहे थे। हल्दी वाले दिन सुबह सुबह अक्षत हल्दी में पहनने वाले कपड़ों को लेकर कंफ्यूज था। जीजू और अर्जुन उसके कमरे में आए और बिस्तर पर पसरते हुए कहा, अरे कुछ भी पहन लीजिए वकील साहब, क्या फर्क पड़ता है? जीजू, ये व्हाइट वाला अच्छा है या ये ग्रीन वाला? अक्षत ने जीजू से पूछा। ग्रीन वाला अच्छा है साले साहब, जल्दी से पहनो और नीचे चलो, आपकी हल्दी का फंक्शन है, जीजू ने कहा। 2 मिनट में आया, कहकर अक्षत बाथरूम की ओर चला गया। जैसे ही बाहर आया, जीजू और अर्जुन ने एक साथ कहा, जच रहे हो। तीनों नीचे चले आए। बाहर लॉन में हल्दी का फंक्शन था। सभी मेहमान वहां मौजूद थे। अक्षत आकर सबके बीच बैठा। सबने बारी बारी अक्षत को हल्दी लगाना शुरू किया। अर्जुन और जीजू मीरा का नाम लेकर उसे बार बार छेड़ रहे थे और वो बस मुस्कुराकर रह जाता, जबकि असल में वो उस जगह मीरा की कमी महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ अपने परिवार वालों के बीच बैठी मीरा को भी हल्दी लग रही थी। उसने राजपूती पोशाक पहन रखी थी और घर की सभी औरतें मंगल गीत गाते हुए उसे हल्दी लगा रही थी। दूर खड़े अमर की ये सब देखकर आंखें नम हो गई। मीरा ने जब उन्हें दूर खड़े देखा तो अपने पास आने का इशारा किया। अमर ने आंखों के किनारे साफ किए और मीरा के पास चले आए। मीरा ने कहा, आप हमें हल्दी नहीं लगाएंगे? अमर ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों में हल्दी उठाई और मीरा के गालों पर लगाते हुए कहा, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें। मीरा मुस्कुरा दी। अमर बाकी इंतजाम देखने के लिए वहां से चले गए। शाम को जीजू, निधि, तनु, अर्जुन और नीता बाजार चले गए। उन्होंने अपने लिए शादी के कपड़े, गहने और सामान खरीदा और देर रात लौट आए। अक्षत अपने कमरे में सो रहा था। सब नीचे हंसी मजाक कर रहे थे और अक्षत नहीं था। तो जीजू ने कहा, अरे जिनकी शादी है वो कहाँ है? भैया ऊपर सो रहे होंगे अपने कमरे में, निधि ने कहा। अरे ऐसे कैसे सो सकता है वो? हम लोग यहाँ उसके लिए जाग रहे हैं और वो आराम से सो रहा है। मैं अभी जाकर उसे लाता हूँ। कहते हुए जीजू उठे और अक्षत को लाने चले गए। ऊपर कमरे में आकर देखा अक्षत सोया हुआ था। जीजू ने उसे उठाने की कोशिश की तो अक्षत ने मुंह पर तकिया रखकर नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, सोने दो ना जीजू, सुबह से ये सब रस्में करते करते थक गया हूँ। तुम्हें ही शादी का लड्डू खाना था, जीजू ने कहा। अक्षत ने साइड में पड़ा तकिया जीजू को फेंक कर मारा और कहा, अरे जाइए ना आप। जीजू ने अक्षत को उठाकर कंधे पर डाला और कमरे से बाहर निकल गए। अक्षत ने उतारने को कहा, लेकिन जीजू कहाँ उसकी सुनने वाले थे। लाकर उसे नीचे सबके बीच सोफे पर पटका। अक्षत की नींद उड़ चुकी थी और वो उठकर बैठ गया। उसने जीजू को खा जाने वाली नजरों से देखा और राधा से कहा, क्या है माँ, तेरी शादी है नालायक, और क्या है? अभी से पतियों वाली हरकतें करने लगा है तू। अर्जुन ने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, शादी है तो ये सब टॉर्चर करना जरूरी है क्या? अक्षत ने कहा, टॉर्चर थोड़े है बेटा, ये सब तो शादी की रस्में हैं, सबको निभानी पड़ती है। राधा ने प्यार से समझाया। भाभी, एक कप कॉफी मिलेगी? अक्षत ने नीता से कहा। हाँ बिल्कुल, अभी लाती हूँ, कहकर नीता किचन की ओर चली गई। जीजू आकर अक्षत की बगल में बैठे और फुसफुसाते हुए अक्षत से कहा, साले साहब, कहाँ ये कॉफी के चक्कर में रात बर्बाद कर रहे हो?
हमारे साथ चलो पीछे लॉन में, फुल इंतजाम है। सच में? अक्षत की आंखें चमक उठी। हाँ, मैंने अपने हाथों से किया है, जीजू ने उसी अंदाज में कहा तो अक्षत ने एकदम से जोर से सबके सामने कहा, तनु दी, ये जीजू किसी इंतजाम की बात कर रहे हैं पीछे लॉन में। कैसा इंतजाम सुमित? तनु ने जीजू से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही, मैं तो कल के मेहंदी फंक्शन की बात कर रहा था। मौसा जी ने कहा था अंदर हॉल की बजाय बाहर खुले में रखते हैं फंक्शन, जीजू ने हकलाते हुए कहा। अच्छा वो, लेकिन उसमें आप मर्दों का क्या काम? वो तो औरतों का काम है, उसका इंतजाम तो हम लोग कर लेंगी, राधा ने कहा। हो सकता है जीजू को भी मेहंदी लगवानी हो, अक्षत ने जीजू की ओर देखकर कहा। जीजू उसके करीब आए और फुसफुसाते हुए कहा, मीरा मिल गई तो जीजा के एहसानों को भूल गया, मुझे मरवाने पर तुला है, सबके सामने कुछ भी बोल रहा है, देख लूंगा तुझे। जरूरत नहीं है, मुझे देखने वाली तो आ रही है, अब आप दिल्ली का रास्ता देखो। अक्षत उठा और सामने से आती नीता के हाथ से कॉफी लेकर उसने कहा, थैंक यू भाभी। चीकू कहाँ है? वो और काव्या सो चुके हैं, दिन भर मस्ती कर रहे थे दोनों, कुछ देर पहले ही उन्हें सुलाकर आई हूँ। आपको और कुछ चाहिए? नीता ने कहा। नहीं भाभी, थैंक यू, कहकर अक्षत बालकनी की ओर आया और जेब से फोन निकालकर मीरा को फोन लगाया। रात के 10 बज रहे थे। मीरा सबके साथ अपने कमरे में बैठी थी। जैसे ही अक्षत का फोन आया, उसने सबको देखकर फोन काट दिया। अक्षत को अजीब लगा, उसने एक बार फिर फोन किया। फोन बजा तो सौंदर्य बुआ ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे उठा लो, दामाद जी का होगा, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा होगा ना। सौंदर्य की बात सुनकर सभी हंस पड़ी और मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उठकर भी नहीं जा सकती थी, फोन बजता रहा तो उसने उठाकर कान से लगाया। फोन क्यों काटा? अक्षत ने कहा। मीरा इसके अलावा कुछ बोल नहीं पाई। अच्छा, कोई है क्या साथ में? अक्षत मीरा की आवाज से समझ गया। मीरा ने फिर वही कहा। अच्छा, तो मैं बाद में करता हूँ, अक्षत ने कहा। मीरा ने तीसरी बार कहा तो अक्षत ने फोन काटकर जेब में रख लिया। उधर मीरा ने फोन रखा तो उसकी बहनों में से एक ने कहा, फोन क्यों काटा? बेचारे जीजाजी बात करना चाहते थे। मीरा मुस्कुराई और कहा, उनके साथ तो हम हमेशा ही रहेंगे, तब कर लेंगे बातें, पर आप लोगों के साथ तो कुछ ही दिन है ना। मीरा की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। उधर अक्षत ने कॉफी खत्म की और फिर जीजू, अर्जुन, लक्ष्य के साथ पीछे लॉन में चला आया। पीछे दादू पहले से पैक हाथ में लिए बैठे थे। सबने अपने अपने लिए जगह बनाई और बैठ गए। अक्षत को जब जीजू ने ऑफर की तो उसे 2 बार गलती से पी हुई याद आ गई और उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ करो, हम ऐसे ही ठीक है। हम? देखा दादू, अभी से मीरा की बोली बोलने लगे हैं जनाब, जीजू ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। कुछ भी समझो, पर जो है सो है। वैसे भी मैंने मीरा से वादा किया है, मैं ये सब नहीं पीऊंगा, और आज तो मुझे संभालने के लिए वो भी नहीं है, अक्षत ने दादू के लिए पैक बनाते हुए कहा। अरे उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, संभालने के लिए मैं हूं ना तुम्हारी मेल मीरा, जीजू ने नजाकत से कहा तो सभी हंस पड़े। अक्षत ने ढक्कन फेंक कर मारा, लेकिन बाद में खुद भी हंस पड़ा। जीजू ने उसकी ओर एक पैक बढ़ाकर कहा, शादी के नाम से एक पैक तो बनता है यार, और जिसकी शादी है वो नहीं पिएगा तो महफिल में रौनक नहीं आएगी ना। सिर्फ एक, अक्षत ने ग्लास लेकर कहा। हाँ, बस एक, जीजू ने कहा। अक्षत एक बार में ही गटक गया और ग्लास टेबल पर रख दिया, पर हल्का हल्का नशा होने लगा था। अक्षत वहीं बैठ गया। सभी कुछ न कुछ अपनी बातें कर रहे थे और अक्षत मीरा के बारे में सोच रहा था। उसे मुस्कुराता देखकर जीजू ने कहा, क्या बात है साले साहब, एक पैक से चेहरे पर बड़ी रौनक आ गई है आपके। काहे की रौनक जीजू? बेचारा मीरा से नहीं मिल पा रहा, उसके घर वालों ने मना किया है और ये मान भी गया, अर्जुन ने कहा। इस बेचारे में इतनी हिम्मत कहा कि वहां जाए और मीरा से मिलकर आए, जीजू ने अर्जुन की बात का समर्थन करते हुए कहा। क्यों इसे तंग कर रहे हो? दादू ने कहा।
हम कहाँ तंग कर रहे हैं दादू, वो तो ये कह रहे हैं कि अक्षत में दम नहीं है, अर्जुन ने कहा। अक्षत उठा, सबको देखा और लड़खड़ाते हुए कहा, आप सबको लगता है मैं डरपोक हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। यस, हाँ, बिल्कुल, जीजू, अर्जुन और लक्ष्य ने एक साथ कहा। चलो फिर, अक्षत ने कहा। कहाँ? जीजू ने कहा। चलो, कहते हुए अक्षत वहां से आगे बढ़ गया। अर्जुन ने जीजू से कहा, जीजू लगी 2000 की, ये अब पक्का मीरा के घर जाएगा। डन, नहीं जाएगा, जीजू ने भी कहा। अरे कैसे नालायक हो तुम दोनों, वो नशे में कहीं इधर उधर चला गया तो मुसीबत हो जाएगी। बगैर उसे लाने के तुम लोग यहाँ बैठकर शर्त लगा रहे हो, जाकर वापस लाओ उसे। दादू ने जीजू और अर्जुन को झिड़कते हुए कहा तो दोनों उठकर अक्षत के पीछे चले गए। अक्षत को हल्का सा नशा था, बाकी पूरे होश में था वो। उसने रघु से चाबी मंगवाई और बाइक लेकर निकल गया। पीछे पीछे निधि की स्कूटी से अर्जुन और जीजू भी चल पड़े। दोनों शर्त को लेकर डिस्कस कर रहे थे। अक्षत की उन्हें परवाह ही नहीं थी, बल्कि 2000 हारने जीतने की पड़ी थी। तीनों मीरा के घर के पिछली साइड पहुंचे। अक्षत को पता था मीरा का कमरा ऊपर है। वो पाइप के सहारे चढ़ने लगा। जीजू और अर्जुन अभी भी 2000 के लिए झगड़ रहे थे। अक्षत बालकनी में लटक गया। उसने मीरा को फोन किया। मीरा ने फोन उठाया तो अक्षत ने कहा, तुम कोई सवाल नहीं करोगी, चुपचाप उठकर अपने कमरे की बालकनी में आओ अभी। अक्षत ने फोन काट दिया। मीरा उठी और सबके बीच से निकलकर बालकनी में आई। अक्षत को वहां देखकर हैरान रह गई और उसके पास आकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी ऐसे ऐसे चोरों की तरह क्यों आए हैं? मीरा की चोर वाली बात सुनकर अक्षत मुस्कुराने लगा तो मीरा ने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? किसी ने आपको देख लिया तो? याद है मीरा, पहली बार जब मिले थे तब भी तुमने मुझे चोर समझ लिया था। हाउ क्यूट ना? अक्षत ने नशे में कहा। आपने फिर से शराब पी है? मीरा ने कहा, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं पी, वो तो जीजू ने पिला दी। मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैंने नहीं तोड़ा, लेकिन जीजू ने कहा एक बार पीने से कुछ नहीं होता, तो मैंने पी ली। अक्षत ने बच्चों की तरह सफाई देते हुए कहा। अक्षत मीरा को उस वक्त बहुत मासूम लग रहा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, पर अभी आप यहाँ से जाइए प्लीज, किसी ने आपको इस तरह देखा तो सही नहीं होगा। अक्षत ने मीरा को अपनी ओर आने का इशारा किया। मीरा जैसे ही उसके करीब आई, अक्षत ने उसके गाल पर किस करके कहा, आई लव यू, और सीधा नीचे कूद गया। गनीमत था उसे कोई चोट नहीं आई। अक्षत वहां से वापस चला गया। मीरा अपने गाल को हाथ लगाए खड़ी रही। पीछे से आकर लड़की ने कहा, दीदी आप यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। हाँ हाँ हाँ, मीरा ने चौंकते हुए कहा और उसे लेकर वापस अंदर चली आई। अक्षत की इस हरकत पर उसे हंसी आ रही थी और प्यार भी। जीजू शर्त हार गए और अर्जुन के साथ घर वापस चले आए। सुबह अक्षत सोकर उठा और नीचे आया तो देखा जीजू मुंह लटकाकर बैठे हैं। अक्षत ने उनके पास आकर कहा, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा है आपका? थोड़े दिन उससे मिले बिना नहीं रह सकते थे? जीजू ने अक्षत को घूरते हुए कहा। किससे? अक्षत को जैसे कुछ याद ही नहीं था। तुम्हारी वजह से मैं 2000 की शर्त हार गया, जीजू ने कहा। सुबह सुबह क्या बोल रहे हो आप जीजू? अक्षत ने कहा। उसका फोन बजा तो वो उठकर बाहर चला गया। उसी दिन घर में मेहंदी का फंक्शन था। अक्षत के हाथों में मीरा के नाम की मेहंदी लगी। उसी शाम घर में पार्टी थी जिसमें अक्षत के कॉलेज फ्रेंड्स और कुछ और लोग भी शामिल हुए थे। अक्षत उन सब में बिजी हो गया। मीरा के घर पर भी कई रस्में थी। शाम को उसके हाथों में भी मेहंदी लगी। उसकी बहनों ने उसकी मेहंदी में छुपाकर अक्षत का नाम लिख दिया और आखिर में शादी वाला दिन भी आ गया। दूल्हा बना अक्षत अपनी मीरा को लेने अपने पूरे परिवार के साथ घर से निकला। बारात में सभी शामिल थे। नीता की तरफ से उसके घर वाले और हनी भी आया था। हनी के पापा ने उसके लिए निधि का हाथ मांगा तो विजय और राधा की खुशी तो जैसे दुगनी हो गई।
सभी नाचते गाते मीरा के घर पहुंचे। राजपुताना ढंग से उन सबका आलीशान स्वागत हुआ। अमर ने विजय जी के साथ बाकी घर वालों को फूलों का हार पहनाया। सभी अंदर आए। अक्षत की नजरें तो बस मीरा को तलाश रही थी और उसकी बेचैनी देखकर जीजू और अर्जुन उसे छेड़ रहे थे। अक्षत मंडप में था और जैसे ही मीरा सामने से अपनी बहनों के साथ आई तो बस अक्षत तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया। मीरा ने वही राजपूती पोशाक पहन रखी थी जो सावित्री ने उसके लिए रखी थी। मीरा घूंघट में थी लेकिन झीनी होने से उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। मीरा आकर अक्षत की बगल में बैठ गई। शादी की रस्में शुरू होने लगी। अक्षत बीच बीच में मीरा की ओर देख लेता। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से दोनों की शादी की। शादी के बाद कुछ रस्में हुई जो अक्षत और मीरा ने पूरे दिल से निभाई। सबने शादी में खूब एंजॉय किया। दी, जीजू, अर्जुन, नीता, निधि, हनी और बाकी सब मेहमान भी अक्षत मीरा को साथ देखकर बहुत खुश थे। रात भर सभी का मान सत्कार होता रहा। सुबह सभी विदाई के लिए मौजूद थे। मीरा ने खुद को सबके सामने संभाल लिया, पर जैसे ही वो अमर के सामने आई फफक कर रो पड़ी। अमर ने उसे संभाला और कहा, हम आपको बहुत मजबूत हाथों में सौंप रहे हैं। हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। अमर ने मीरा का हाथ अक्षत के हाथों में सौंप दिया। दोनों ने अमर के पैर छुए। सभी रिश्तेदार उनके साथ चलकर मीरा को विदा करते हुए दरवाजे तक आए। मीरा को रोता देखकर जीजू भी रो पड़े तो अर्जुन ने कहा, अब आप क्यों रो रहे हैं? मीरा ही थोड़े जा रही है, मेरे साले साहब भी तो मुझसे दूर जा रहे हैं, जीजू ने सुबकते हुए कहा। जीजू की बात सुनकर सब हंसने लगे और बेचारा अक्षत, उसने तो अपना सर पीट लिया। तभी भीड़ से एक अंकल आए और कहा, अरे रे, ये बेचारे कौन हैं? कब से रो रहे हैं? अर्जुन मुस्कुराया और जीजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये हमारे दूल्हे राजा की मुंह बोली सहेली है। अर्जुन की बात सुनकर माहौल एक बार फिर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा और भीड़ से आवाज आई, आय हाय कितनी मोहब्बत है। दोस्तों, कल अब इस कहानी का अंतिम भाग आने वाला है। इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। आज की कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।